हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं OCM की केस स्टडीज। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडीज बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन बहुत सिंपल होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये क्या है, क्यों डिफिकल्ट लगता है आप लोग के लिए सबसे पहले बता देता हूँ। क्योंकि आप लोग लेसन को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, लेसन समझते नहीं हो, तो लेसन नहीं समझेगा तो आप लोग को केस स्टडी लिखने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोगों ने लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो केस स्टडी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैं जो केस स्टडी आप लोग के लिए आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे 2 केस स्टडी दी है, दोनों का एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, तब ताकि आप लोग को समझ जाए कि ये रीजन क्यों है ये आंसर आने का। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि सेम केस स्टडी दे, आप लोग को घुमा के भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले केस स्टडी क्या लिखा है आप लोग का। मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर एंड एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल। स्क्रीन पे मैं आप लोग को फ्लैश कर दे रहा हूं। बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। उसके मेल वर्कर भी और फीमेल वर्कर भी काम करते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर है, बराबर ना। ऑल मेल एम्प्लॉयज आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन मशीन वेयर एज फीमेल वर्कर आर वर्किंग ऑन पैकेजिंग डिपार्टमेंट। मेल वर्कर कहाँ काम करते हैं, मशीन पे काम करते हैं। फीमेल वर्कर कहाँ पे काम करती हैं, पैकिंग के डिपार्टमेंट, पैकेजिंग के डिपार्टमेंट में। मिस्टर शरद इज वर्किंग एज ए फाइनेंस मैनेजर। मिस्टर शरद जो है फाइनेंस मैनेजर है। मिसेस नैना इज वर्किंग एज HR मैनेजर। HR मैनेजर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। is responsible for recruiting employees in the factory on the basis, ठीक है ना, on this basis identify any one principle of management in the above case। तो जो आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोग को कोई एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि सबको काम दिया हुआ है अलग अलग। तो प्रिंसिपल ऑफ ना, प्रिंसिपल ऑफ कौन सा यूज कर रहे लोग, डिवीजन ऑफ वर्क, बराबर ना। काम को वो लोग ने अलग अलग लोगों को क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, बराबर ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इसके अंदर बराबर है कि पहले का आंसर, ठीक है ना। तो पूरा आंसर अच्छे से लिखने का, इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, पहले का आंसर। दूसरा, सेकंड का आंसर, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन द ऑर्गेनाइजेशन। मिसेस नैना की डेजिग्नेशन क्या है, तो पूरा लिखेंगे अच्छे से, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मिसेस नैना क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, HRM, बराबर ना, HR मैनेजर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर तो लिखने का कि डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखिए जरा आप लोग का। थर्ड क्वेश्चन दिया आप लोग का, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी कंपनी की प्लानिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सिंपल सी बात है, ये इसके अंदर मिस्टर हर्षद जो है, मिस्टर हर्षद, बराबर ना। जो हर्षद है मिस्टर, वो कंपनी का ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, बराबर ना। तो पूरी प्लानिंग कौन करेगा, वो ही करेगा। तो मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर लिखने का, इज एन एंटरप्रेन्योर, देयरफॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। क्या लिखेंगे, मिस्टर हर्षद इज, ऊपर क्वेश्चन लिखा इज एन एंटरप्रेन्योर, देखो ना, और फिर लिखने का देयरफॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो गया। इसको सिर्फ इतना छोटा नहीं लिखना, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना अच्छे से, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। याद रखना, एक का एक मार्क्स है, मतलब आप लोग को टोटल 6 मार्क्स का आएगा। आप लोग का 2 केस स्टडी आएगी ना, 3 आएगी, 2 लिखना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को 3 मार्क्स, नीचे भी 3 मार्क्स। तो आप लोग ध्यान से करना इसको, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का फिनिश। वैसे आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या लिखा है, इन फाइन डायमंड लिमिटेड 200 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन 3 शिफ्ट्स। 200 एम्प्लॉय है, 3 शिफ्ट में काम करते हैं फाइन डायमंड कंपनी के अंदर। इन फर्स्ट शिफ्ट 60 एम्प्लॉय, इन सेकंड शिफ्ट 60 एंड थर्ड शिफ्ट 80 एम्प्लॉयज। पहले में 60, दूसरे में 60, तीसरे में 80 एम्प्लॉयज आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। मतलब उन लोग काम करते हैं लेकिन उन लोग को सफिशिएंट ब्रेक नहीं मिलता है। हाँ, एक पॉइंट हाईलाइट करके रख लेना, एक्सेप्ट लंच ब्रेक और लंच ब्रेक एंड शिफ्ट चेंज ब्रेक, और शिफ्ट चेंज में जो ब्रेक मिलता है वो। नो एम्प्लॉय इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इज इन डेजिग्नेटेड टाइम। कोई एम्प्लॉय डेजिग्नेट जो उसका टाइम दिया गया उसमें कंप्लीट कर नहीं पाता है, ड्यू टू इन अप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट विच रिजल्ट इन टू डिले फॉर नेक्स्ट शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉयज। और टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं है, इसके लिए नेक्स्ट शिफ्ट जो एम्प्लॉय आते हैं वो भी क्या होते हैं, लेट हो जाते हैं अपने काम पे आने के लिए। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल अगर आप लोग देखेंगे तो जो ये
टाइम का प्रॉब्लम है, ये सब का प्रॉब्लम है, इसके लिए आप लोग को एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब जो मैनेजर है उसको प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब फॉलो करना चाहिए। अभी इस प्रिंसिपल होता है क्या, इसका मतलब क्या है कि एक काम करने के लिए जो साइंटिफिक तरीका मतलब जिसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ है, पूरा मालूम पड़े कि ये सबसे बेस्ट है काम करने का तरीका। रूल ऑफ थंब मतलब तुम्हारे जजमेंट के हिसाब से, हाँ मैं ऐसा बोलता हूँ तो करो, ऐसा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, साइंटिफिकली प्रूफ है, वैसे मेथड यूज करोगे तो आप लोग को प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए इस कंपनी को, तो काम क्या होगा, अच्छे से होगा। तो पहला हो गया आप लोग का साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसको पूरा अच्छे से लिखना रहेगा। आप लोग को अगर आपके पास गाइड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं आप लोग को वो पूरा बता दूंगा कि कैसा डिटेल में लिखना है। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन लिखा है, सजेस्ट 2 साइंटिफिक टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डायमंड लिमिटेड। हम लोग को 2 साइंटिफिक टेक्निक क्या करना है, सजेस्ट करना है, ताकि हम लोग का वर्क फ्लो क्या हो, स्मूथली हो, मतलब जो काम चल रहा है वो स्मूथली हो। तो सब में पहले देखिए स्मूथली क्यों नहीं हो रहा है, 2 रीजन था उसका। पहले रीजन ये था कि उन लोग को कितना टाइम काम करना चाहिए उन लोग को पता ही नहीं, मतलब बोलते ना टाइम मैनेजमेंट, टाइम क्या बोलते हैं, वर्क लंबा वर्क, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है ना, विदाउट ब्रेक। तो वही लिखा है कि देखो वर्क स्टडी बेस्ड ऑन फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब जो लोग का काम होता है उसमें हम लोग को फैटिग स्टडी करना चाहिए। फैटिग स्टडी मतलब कितने देर में वर्कर क्या होता है, थक जाते हैं, थकने के बाद काम करेंगे तो फायदा नहीं, उससे अच्छा उसको क्या दे दो, थोड़ा ब्रेक दे दो, तो फिर वो वापस रिफ्रेश हो जाएगा, फिर वापस से काम करेगा। फैटिग स्टडी की हम लोग को क्या है, जरूरत है। दूसरा जरूरत है कि हम लोग को साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब उन लोग को टास्क सेट होना चाहिए कि एक दिन में 1 घंटे में या 2 घंटे में या 8 घंटे में आप लोग को इतना काम करना है, वो उन लोग को पता ही नहीं है, बस काम किए जा रहे हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, तो ये 2 टेक्निक हम लोग को जरूरी है। क्या पहला क्या लिखा है, फैटिग स्टडी, वर्क स्टडी के अंदर ही आता है फैटिग स्टडी। आप लोग देखें तो बहुत सारे अलग अलग स्टडीज है उसके अंदर, टाइम स्टडी बराबर ना, मोशन स्टडी वगैरह, और साइंटिफिक टास्क सेटिंग स्टडी भी हम लोग को करना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है लास्ट में, व्हाई द वर्कर इज नॉट बीइंग कंप्लीट इन टाइम, सॉरी व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम। काम टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो रीजन ये हमें लिखा, देखो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वो लोग का वर्किंग आवर्स बहुत लंबा है बराबर ना, विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, और ब्रेक भी लोग को सही मिलता नहीं। अगर सफिशिएंट ब्रेक नहीं मिलेगा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहेगा, तो वो लोग क्या रहेंगे, इनएफिशिएंट रहेंगे। तो आप लोग को लिखना है। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके लिख सकते हैं देख के। उसके बाद लिखा है इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, या डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर देता हूं आप लोग के लिए। इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है वो लोग का इनअप्रोप्रिएट है, मतलब वर्कर आते हैं लेकिन काम चालू नहीं होता है क्योंकि पिछले वर्कर लोग ने कंप्लीट काम नहीं किया है, वो सब पूरा जम्बलिंग होते रहता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है, जो टाइम पे कंप्लीट काम होता नहीं है। और एक रीजन है, और रीजन ये है क्या, स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट इज नॉट डिफाइंड, कि वो लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम है स्टैंडर्ड आउटपुट है, मतलब कितना टाइम उन लोग को काम करना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए और कितना आउटपुट बनना चाहिए, मतलब 5 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, 8 घंटे में इतना, तो कुछ भी एक डिफाइन होना चाहिए। तो लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने काम बराबर किए कि नहीं किए, यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, खरी काम करते जाओ। तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से मुझे पता है ना कि आज मैं कंपनी में आया हूँ, मेरे को इतना काम करना है, तो क्या रहेगा कि मुझे हाँ इतना टास्क है मेरा, तो काम कंप्लीट करूंगा। मुझे पता ही नहीं है, मैंने कर दिया वर्क, मेरा मैनेजर बोलेगा यार तूने तो काम किया ही नहीं पूरा सही से, ढंग से, इतना करना चाहिए था, तो कितना बराबर ना, एक फिक्स होना चाहिए ना, तो टारगेट मेरे दिमाग में सेट रहेगा, तो मैं काम क्या करूंगा, अच्छे से करूंगा। काम कर लिया बहुत सारा और एट द एंड बोलेगा कि यार तूने तो काम अच्छा किया ही नहीं, तो वो तो फिर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि तुमने बताया नहीं था कितना काम करना है मुझे, कितना एक्सपेक्टेंसी आपकी। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, कितना काम करना चाहिए, कितने घंटे और कितना काम आउटपुट बनना चाहिए, वो पहले से क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो क्या होगा, वर्कर को पहले से डिसाइड रहते हैं, पता रहता है कि इतना मुझे काम, मुझसे कंपनी इतना एक्सपेक्ट करती है। तो ये भी रीजन है उसके पीछे। तो ये सब रीजन है कि वर्किंग्स क्या होता है, डिले होता है। तो आप लोग को मतलब जो वर्क जो होता है डिले होता है, कंप्लीट नहीं होता है बराबर ना। तो ये सब रीजन आप लोग के आंसर्स है, आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, समझना है तो समझा दिया मैंने आप लोग के लिए। अगर आप लोग को पूरा डिटेल आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से आंसर ले सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हर चैप्टर की केस स्टडी करेंगे, समझ के करेंगे, ध्यान से करना आप लोग को, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।